हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्क। सार्क आपको पता है कि साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का आपका जो साउथ बेसिकली इसमें आपके जो कंट्रीज़ आते हैं वो है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, अरब आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इधर श्रीलंका। तो ये सारे कंट्रीज़ मिलके आपके सार्क होते हैं। अगर हम बात करें कि सार्क के बारे में, तो देखिए ये मोस्टली अगर आप रिसेंट टाइम में देखें तो बहुत डिफंक्ट रही है, मतलब फंक्शन उतना अच्छे से इसने नहीं किया है। सार्क का अगर हम डिटेल्स देखें तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सार्क चार्टर के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था इन ढाका इन 1985। 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। यहाँ पे आपके मालदीव्स भी आपका इसका पार्ट है। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जिसमें आपका, जैसा मैंने कहा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये सारे कंट्रीज़ आपके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के अंदर आते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये है आपका काठमांडू, नेपाल में। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो वेलफेयर है, जो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि एज अ होल, एज अ रीजन हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट और कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव करेंगे। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। जो लास्ट सार्क समिट हुआ था वो हुआ था 2014 में। सार्क जो है प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस, मतलब कि सारे कंट्रीज़ जब एग्री करते हैं तब हम काम आगे बढ़ाते हैं। इस बेसिस पे ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। इन 2016 हमने इंडिया अलॉन्ग विद अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका हमने डिक्लाइन कर दिया था इस्लामाबाद में जो सार्क समिट था उसको, उसमें ज्वाइन करने का। इसका कारण क्या था, क्योंकि पठानकोट या यूरी का जो अटैक हुआ था, ठीक है, उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया आपका इस्लामाबाद के लिए कि हम एक अपने तरफ से तो इतना ब्रदरली कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान जो हमें बार बार धोखा दे रहा है। तो इस कारण से जो लास्ट सार्क समिट हुआ था वो हुआ था 2014 में, और 2016 का समिट नहीं हो पाया क्योंकि जिस तरह से टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान कर रहा था, वो चाहे पठानकोट हो या उरी हो। लेकिन बात है अब हो रही है कि हमें सार्क की ज़रूरत भी है। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे प्लेटफॉर्म को रिवाइव या ज़िंदा रखें। इसका कारण है कि पहला तो कि ये पूरे साउथ एशियन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, बिम्स्टेक का बात तो होता है, लेकिन क्या बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस कर सकता है? इवन दो बिम्स्टेक में बहुत सारे कंट्रीज़, कॉमन कंट्रीज़ है, स्टिल सार्क इज़ सार्क और बिम्स्टेक इज़ बिम्स्टेक। बोथ कांट रिप्लेस ईच अदर। तो इस जो रिप्रेजेंटेशन है सार्क में आपका सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ का है, और हम एज अ होल, एज अ रीजन अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो सार्क के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है कि डीलिंग विद कॉमन इश्यूज़, मतलब कि अभी रिसेंट टाइम में देखा गया है, चाहे वो कोविड का इशू हो गया या जो बाकी कॉमन इश्यूज़ हैं जैसे टेररिज्म, एनर्जी शॉर्टेज, हाइड्रोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इश्यूज़ को हम एक साथ ही डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडस में फ्लड आता है तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी इम्पैक्ट होगा। उसी तरह अगर ब्रह्मपुत्रा में फ्लड आता है तो इंडिया के साथ साथ आपका बांग्लादेश भी इम्पैक्ट होगा। तो कनेक्शन तो है, जो कॉमन इश्यूज़ को समझना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें, ठीक है, जो सार्क का जो वर्किंग है उसको अगर हम देखें तो आप देखोगे कि 1985 टू 90 बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिला अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखो तो। दूसरा, फिर 1990 टू 95 हम सार्क से बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स दुखी रहा है इंडिया सार्क से, विद सार्क फेलियर एंड स्टार्ट्स इम्प्रूविंग रिलेशन विद साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि सार्क जो है उतना एक्टिव या उतना फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म नहीं रह पाएगा। ये तो इसलिए हमने 1990 और 95 के बीच में हमने जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया में हमने लुक वेस्ट का स्टार्ट कर दिया, या साउथ ईस्ट से की तरफ हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट कर दी, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसी तरह फिर 1995-2000 में हमने राइज देखा गया इसमें। इसी समय हमने फिर साप्टा साइन किया, साफ्टा, मतलब ये सारे बेसिकली साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारे हमने साइन किए। तो 1995 से 2010 के बीच में एक स्टेबिलिटी दिखी, ठीक है। उसके बाद 2010 से 2015 तक फिर हमने जो रिलेशनशिप है विद इन सार्क वो
ख़राब होते गए बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू रहा है। फिर 2015 से अभी तक देखा गया कि एक तरह से स्टैग्नेंट ही हो गया है आपका सार्क, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर टेंशन बढ़ रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर अचीवमेंट देखो सार्क का, तो हम एक तरफ देखते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कि हमने बात की कस्टम ड्यूटीज़ रिड्यूस करने की। फिर साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट फॉर प्रोमोटिंग ट्रेड। फिर सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जिसमें हमने सर्विस लिबरलाइजेशन के बारे में बात की। हमने सार्क यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि जो कंट्रीज़ हैं जी, ये सारे कंट्रीज़ वहाँ के स्टूडेंट्स आके एक साथ पढ़ सकते हैं और ब्रदरहुड सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के बीच में बढ़े। उसी तरह सार्क फूड बैंक हो गया, जहाँ पे कोई डिज़ास्टर हुआ या शॉर्टेज हुआ तो हम एक दूसरे का हेल्प कर सके टाइमली रिलीफ प्रोवाइड करने में, तो सार्क फूड बैंक उसी के लिए था। उसी तरह सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है इस्लामाबाद में, जो एक लीगल फोरम की तरह काम करने को बनाया गया था, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, क्राइसिस हो तो इस काउंसिल को यूज़ कर सके। उसी तरह सार्क डेवलपमेंट फंड जो है वो वेलफेयर के लिए बना था फॉर द पीपल ऑफ साउथ एशियन रीजन। साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बना था आपका स्टैंडर्ड्स को मोनेटाइज करने के लिए। तो इस तरह से हमने पूरा क्रोनोलॉजिकल समझ लिया। जो बाकी हम लोग कर रहे थे कि क्यों जरूरी है सार्क का, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए तीसरा बात है कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है। देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया जो है वो लिस्ट इंटीग्रेटेड है, मतलब कि हमारा 5% से भी कम है टोटल ट्रेड, जबकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे ईस्ट एशिया में 35%, यूरोप में 60%, उसके कंपैरिजन में आप देखो तो सिर्फ 5% हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, जो कि बहुत कम है टोटल ट्रेड। अगर आप देखो तो हम अगर चाहते हैं इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है एज ए रीजन, तो हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़रूरी है। चौथा है कि जो हम इंडिया का पॉलिसी रहा है, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या इंडिया का सागर डॉक्ट्रिन हो या जो बाकी भी रहा है इंडिया का जो पॉलिसीज़ रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उसमें साउथ एशिया ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे जो हो जाए आप बाकी तो चेंज कर सकते हो लेकिन अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकते, हम अपना लोकेशन नहीं चेंज कर सकते। तो साउथ एशिया के ग्रोथ के साथ इंडिया का ग्रोथ भी कनेक्टेड है। तो इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके विदिन भी हमें इसे देखना पड़ेगा। साथ में लास्टली जो कहा जाता है ना, जैसा मैंने कहा कि बिम्स्टेक जो तो है ही, सार्क की हमें क्या ज़रूरत है, तो ये गलत है, क्योंकि बिम्स्टेक जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता सार्क को। और बिम्स्टेक का फोकस जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन की तरफ ज़्यादा है, तो जो कि साउथ एशिया को के बियॉन्ड है, मतलब साउथ एशिया में ही है लेकिन उसका जस्ट एक पार्ट है। तो साउथ एशिया अलग है और बिम्स्टेक अलग है। अगर हम फेलियर चैलेंजेस देखें कि सार्क क्यों नहीं काम कर पाया अभी तक, तो आपको पता है कि पहला तो प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि ये दोनों मेजर नेशन है और बड़े नेशन है। बाकी जो कंट्रीज़ है कंपैरेटिवली छोटे हैं, ठीक है। तो जो दोनों का जो रिलेशन है वो एक तरह से ओवर पावर कर दिया बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको। जबकि अगर आप सेम चीज़ देखो तो अभी एससीओ में इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, ठीक है, लेकिन बात है वहाँ पे चाइना भी है, रसिया भी है, तो इसलिए दोनों के बीच में चीज़ें कंटिन्यू करी है। ऐसा नहीं है कि एससीओ भी काम करना बंद कर दिया है। लेकिन वहीं हम सार्क में देखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान मेजर पावर है और उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उस पर इम्पैक्ट करते हैं। और साथ में जो जिस तरह से पाकिस्तान का जो रवैया रहा है इंडिया के अगेंस्ट, कि इंडिया को वो हर तरह से अनस्टेबल करना चाहता है, वो चाहे ड्रग्स के थ्रू हो, मिलिटेंसी हो या रेडिकलाइजेशन हो, ठीक है। तो और साथ में एज अ जब आप एक ग्रुपिंग बनाते हो तो कुछ कॉमन आपका एक कर्टेसी होता है कि आप फॉलो करो, लेकिन इंडिया ने जो मतलब मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था उसको पाकिस्तान ने उसके साथ उसके लिए एग्री नहीं हुआ। साथ में सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान ने। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया के कारण सार्क पे इम्पैक्ट कर रही है। उसी तरह सार्क मिनिस्टर्स मीटिंग 2019 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बॉयकॉट किया था एक दूसरे के स्पीच को। तो इस तरह का दोनों का जो लड़ाई है वो सार्क को डोमिनेट करके उसको उसका जो काम है वो फंक्शनिंग जो है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है वो उसकी कमी है, कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो उसमें जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीसरा है कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसी तरह
जो ट्रांजिट फैसिलिटीज़ हैं जो कंट्रीज़ के बीच में, वो उसमें कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। चौथा है कि जो कॉमन ग्राउंड है बहुत सारे इश्यूज़ पे, वो हम नहीं पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पॉलिटिकल विल की कमी। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन है कंट्रीज़ के बीच में कि एक विल नहीं है कि सब कंट्रीज़ एक साथ आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, कॉमन पॉइंट्स पे वर्क करें। नेक्स्ट है कि टेररिज्म को डील करना। हर जो पाकिस्तान का है वो उसका अलग डेफिनेशन है टेररिज्म का, इंडिया का अलग डेफिनेशन है, तो इस कारण से ये भी एक मेजर फैक्टर बन जाता है। साथ में जो एसिमेट्री है, जिस तरह से मैंने कहा कि इंडिया को बिग ब्रदर की तरह ट्रीट किया जाता है और बाकी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कहीं इंडिया ही पूरे प्लेटफॉर्म को डोमिनेट ना करे। इनफैक्ट सार्क का जो बना था इसीलिए ताकि इंडिया जो पूरे रीजन का वो उसको कहीं डोमिनेट ना कर ले। हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कितना केयरिंग नेशन है। हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन हो या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, वो दिखाता है कि हम हमारे नेबर्स का कितना केयर करते हैं। नेक्स्ट है कि रिसोर्स की कमी, चाहे वो जो रिसोर्स हो या लोगों की हो या टेक्नोलॉजी हो, तो हर तरह से रिसोर्स की कमी दिखती है। लास्टली वाटर डिस्प्यूट, जैसे मैंने कहा कि साउथ एशियन जो आपको पता है तिब्बत जो है वाटर टावर कहा जाता है, वहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, जिसमें जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गए, सतलज हो गए, और वाटर डिस्प्यूट बहुत सारे एशियन रिवर्स पे हैं, ठीक है। जैसे कि तीस्ता का इशू हो गया बांग्लादेश के साथ, इंडस वाटर इशू हो गया आपका पाकिस्तान के साथ। तो वे फॉरवर्ड में वही बात है कि हमें सार्क को कहीं ना कहीं एक्टिव रखने की ज़रूरत है, हमें कंडक्ट करने की ज़रूरत है सार्क मीटिंग, फिजिकल या वर्चुअल, जो भी डिफरेंसेस हैं उसको उस पर काम करना चाहिए, और साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली जितना इंटीग्रेटेड होंगे हम, उतना ही हो सकता है हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाए। और साथ में जो सार्क चार्टर है उसको और ज़्यादा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, ताकि जो सार्क का फंक्शनिंग है और ज़्यादा स्मूथ हो सके। तो इस तरह से जो ये पूरा सार्क के ऊपर जो ये टॉपिक है हमने कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।